हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड दिस इज शिल्पी चौधरी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द डेटा, what is information and what is the difference between data and information, and what is the database, what is its definition, and what is database management system actually is, and the example of database management system. So आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं what is the difference between file system and database management system, and what are the drawbacks of file system so that we come to the database management system because of the those drawbacks of file system. So let's discuss guys, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ओके, सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हम लोगों ने देखा था कि डेटा क्या होता है। ओके, डेटा इज रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। ओके, मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था। क्या एग्जांपल बताया था आप लोग रिवाइज कीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उस लास्ट वीडियो जरूर देखिए। क्या बताया था मैंने? अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे 26, ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था लाइक राम, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं अगर लिख देती हूँ यहाँ पे बैंगलोर। सो व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मीन एनीथिंग, मतलब ये हमको कुछ नहीं बता रहा। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है कि ये 26 क्या है, अगर या तो इसकी एज है या तो इसके मार्क्स है, वॉट एवर इट इज, है ना। हम लोगों को पता नहीं चल रहा है ये देख के कि इसका कॉन्टेक्स्ट है, किस सेंस में बात कर रहा है। बट अगर हम इंफॉर्मेशन में देखें, इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा मतलब अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि राम एक स्टूडेंट है जो कि कोई भी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, उसकी एज 26 है, ठीक है, एंड he lives in Bangalore, so it makes sense. So this is information. And what is database? We have discussed in the last class, collection of interrelated data, मतलब ऐसा डेटा जो आपस में कनेक्टेड है, रिलेटेड है ना, that is database। ठीक है, and the next term is metadata। मैंने ये आप लोगों को लास्ट क्लास में नहीं बताया था तो अभी बता देती हूँ। देखो, metadata का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। अब डेटा अबाउट डेटा क्या? अब जैसे कि डेटाबेस में हम लोग टेबल्स बनाएंगे। देखो, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोग जब भी बात करेंगे डेटाबेस में तो किसकी बात करेंगे? RDBMS की। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल का मतलब होता है कि हम जो भी डेटा रखेंगे वो एक टेबल के अंदर रखेंगे। ओके, अब जब हम टेबल के अंदर रखेंगे तो हम लोग देखो डेटा उसमें फिल करेंगे, स्टोर करेंगे। अब डेटा अबाउट डेटा का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग डेटा ले रहे हैं उसका क्या टाइप है, उस पे क्या कंस्ट्रेंट सप्लाई है ना। जैसे कि अब मैंने अगर कोई एक कॉलम बनाया है, ठीक है, अब उसमें लिखा है रोल नंबर, तो उसमें मैं क्या कंस्ट्रेंट लगाऊंगी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या एंटर हो सकता है? नंबर एंटर हो सकता है। या फिर मोबाइल नंबर ले लिया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर एंटर हो सकते हैं, डिजिट्स एंटर हो सकते हैं, है ना। और किस टाइप का डेटा रहेगा? इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा, है ना। अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, इस टाइप का। मतलब कि वो मेटा डेटा क्या स्टोर करेगा? डेटा अबाउट डेटा। कितनी टेबल्स है, मतलब कितनी टेबल्स है हमारे डेटाबेस में, और उस टेबल में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, है ना। ये सारी चीजें डेटा अबाउट डेटा कहलाती हैं। ओके, दिस इज मेटा डेटा। ओके, क्लियर? So now next is database definition, database management system definition। तो क्या होता है DBMS? database management system is a collection of interrelated data। कैसे डेटा का कलेक्शन? interrelated data का कलेक्शन, ठीक है, and it provides the set of programs to access those data। तो DBMS क्या है? it is a collection of interrelated data। and DBMS हमें क्या प्रोवाइड करता है? DBMS हमें ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर भी कर पाए और उस डेटा को एक्सेस भी कर पाए, है ना। हमको जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। नाउ थोड़ी सी अच्छी वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, दैट इज डिजाइन टू मैनेज एंड स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, ये किस लिए डिजाइन किया गया है? मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब डेटाबेस में हम अब ऐसे कुछ भी तो नहीं रख देंगे ना, हम डेटा को क्या करेंगे? एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब ये क्या करता है हमारा? इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, मॉडिफाई, क्वेरी डेटाबेस। अब ये क्या अलाउ करता है हमको? DBMS
क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन रखी है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, लास्ट द मेन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, क्या करना, क्वेरी करना, क्या करना, रिट्रीव करना डेटा। अब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो तो हमको एफिशिएंटली एंड कन्वीनियंटली हम वो इंफॉर्मेशन फेच कर पाए उस डेटाबेस में से। ओके, सो दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और क्या है, एज वेल एज मैनेज द सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल्स फॉर दैट डेटाबेस। अब देखो, स्टोर कर लिया डेटा को, मॉडिफाई कर लिया डेटा को, एक्सेस भी कर लिया, बट अगर सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो वो डेटाबेस कोई काम का है ही नहीं, ठीक है। तो हमको एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी चाहिए इसमें। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर के, लाइक एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, मोंगो डेटाबेस हो गया, मारिया डेटाबेस हो गया एंड मैनी मोर, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये थी हमारी डेटाबेस की डेफिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या था फर्स्ट गोल था कि स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा इन कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। अब देखो, स्टोर करना है डेटा को एंड रिट्रीव करना है, कैसे, कन्वीनियंटली, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, एंड एफिशिएंटली, है ना। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। अभी मैंने बताया कि सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है, कोई भी उस पे रीच कर पा रहा है, कोई भी उसको हैक कर पा रहा है, कोई भी उसको एक्सेस कर पा रहा है, सो दैट विल नॉट वर्क, ठीक है, इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो सिक्योरिटी इज मस्ट, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि हम लोगों ने कल एग्जांपल देखा था ऑफलाइन शॉप वाला, जिसको हम लोगों ने एक ऑनलाइन शॉप में कन्वर्ट किया था, वेबसाइट बनाई थी, ऐसी मन में बना ली थी ना, ठीक है। तो उसके वैसे ही बहुत सारी एप्लीकेशंस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, लाइक बैंक है, बैंक में हमारा डीबीएमएस कैसे यूज होता है, लाइक हर सारे कस्टमर्स की डिटेल्स रखना, उसका अकाउंट है, उसमें क्या क्या, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है ना, उसमें जैसे कि उसमें उसने क्या क्रेडिट किया, क्या डेबिट किया, व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस, है ना, उसकी लोन इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें किसमें रखी जाती है, हमारी डेटाबेस में रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स, ठीक है। अब सेल्स देखो, जहां पे भी आपका सेल्स इंक्लूड होगा तो वहां पे डेटाबेस आएगा ही आएगा। लाइक आपकी कोई शॉप है ना, लाइक ग्रोसरी शॉप है, टेक्सटाइल शॉप है, या फिर फैशन शॉप है, क्लोथिंग शॉप है, व्हाटएवर, तो सब जगह क्या यूज होगा, हमारा डेटाबेस ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन किसमें रखेंगे, डेटाबेस में ही तो रखेंगे, है ना, कि क्या आपकी सेल्स हुई, क्या आपने रेवेन्यू जनरेट किया, कितने हमारे प्रोडक्ट बिके, है ना, ये सारी चीजें किसमें रखेंगे, डेटाबेस में रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रेलवे, है, तो रेलवे में कैसे यूज होता है, लाइक आप जब सीट बुकिंग करते ही होगे ऑब्वियसली, तो सीट बुकिंग करते हो तो कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, है ना, हम लोगों ने कुछ बुक कर दी तो वहां पे चेंज हो जाएगा, है ना, अगर कुछ बुक कर दी तो वहां पे सीट्स अवेलेबल, दूसरा इंसान कोई सर्च करेगा तो उसको थोड़ी ना दिखेंगी वो वाली सीट जो आपने बुक कर दी, है ना। सीट्स बुकिंग हो गया, आपका रिजर्वेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अपना कस्टमर डिटेल्स हो गए, एम्प्लॉय की डिटेल भी रखना पड़ेगा, रूट्स की इन्फॉर्मेशन, अल्टरनेट रूट की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें रखना पड़ेगा, पीएनआर स्टेटस, ये कैसे दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें कहाँ स्टोर हो रही है, डेटाबेस में स्टोर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल एयरलाइंस, ये किसके तरह होगा, सेम एज रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है। अब एयरलाइंस में भी क्या होगा, इंसान क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, सीट्स बुक करेगा, है ना, सारी चीजें उसमें देखेगा कि कौन सी फ्लाइट कहाँ से, सारी इंफॉर्मेशन लेगा कि कहाँ से कहाँ जाने वाली फ्लाइट है, वो कितने बजे है, ये सारी चीजें कैसे दिख रही है आपको, डेटाबेस में स्टोर है तभी तो आपको दिख रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी में, अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की डिटेल, है ना, हमारे कस्टमर्स स्टूडेंट्स की डिटेल, टीचर्स की डिटेल्स, नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स रखी जाती है, किसमें रखी जाती है, डेटाबेस में। अब देखो, अब कोई 10-20 साल बाद आएगा कोई बच्चा, अब वो अपनी इंफॉर्मेशन, कुछ आता है ना, हमने मूवीज देखी होगी, 10-20 साल बाद कोई आता है, बोलता है कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो अपनी इंफॉर्मेशन बोलेगा कि मुझे ये चाहिए है ना, ये सर्टिफिकेट चाहिए है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है, डेटाबेस में। अगर नहीं रखी जाएंगी तो फिर तो हो गया कल्याण, है ना, फिर तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सारा डेटा गया आपका, आपने पढ़ाई कर लिया, आपको पता भी नहीं चला, अगर आप कभी भूल गए, कोई सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लेना, कोई मार्कशीट लेना, अगर वो आपका डेटाबेस में नहीं इंक्लूड है तो आप कैसे ले पाओगे, है ना। सारी चीजें कहाँ स्टोर हो रही है, डेटाबेस में स्टोर हो रही है। अब वैसे ही जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, मिंत्रा, ये सारी चीजें, इसमें भी क्या होता है, डेटाबेस। ये इसका एग्जांपल तो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस, है ना। फाइनेंस में जैसे कि स्टॉक मार्केट वाला आ गया आपका, सारी स्टॉक मार्केट की कौन कौन से स्टॉक हैं, है ना, क्या खरीदे क्या बेचे, ये सारी चीजें, तो ये किसमें आती है, हमारी फाइनेंस में। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या यूज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है कि हम लोग फाइल सिस्टम का यूज क्यों नहीं करते और क्यों हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं, है ना, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने कि यार देखो हमारे पास फाइल सिस्टम भी तो है, हम वर्ड में या फिर एक्सेल शीट में भी तो हमारा डेटा हम लोग रख सकते हैं, पर हम क्यों नहीं रखते, क्यों हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये हम समझेंगे। देखो फाइल सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो हमको समझना है। देखो कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके नाम बता देते हैं हम आपको पहले। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारी, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या है हमारी, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। ठीक है, फाइल सिस्टम में हमको डिफिकल्टी होती है डेटा को एक्सेस करने में, कैसे होती है अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, डेटा आइसोलेशन। ठीक है, देन उसके बाद आता है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। क्या क्या इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स आती हैं फाइल सिस्टम में, व्हाट आर द एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, है ना, व्हाट आर द कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम and what are the security problems. So these are the problems in the file system, so we are discussing in the next part. So फर्स्ट क्या हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी की प्रॉब्लम। अब देखो डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा का डुप्लीकेशन। क्या, डेटा का डुप्लीकेशन। ठीक है, अब अगर कोई भी डेटा है आपका, ठीक है, अगर एक फाइल में रखा है, जैसे कि अगर हम फाइल सिस्टम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर आपका डेटा कोई एक फाइल में रखा है, अगर वही डेटा दूसरी फाइल में भी रखा है, ठीक है, हमने डेटा का डुप्लीकेशन करके रखा है, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना कि एक ही डेटा दूसरी फाइल में यूज हो जाता है। तो अगर मैंने इस फाइल में, जो मेरी फाइल ए है, अगर मैंने एक ए फाइल में चेंज किया तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा कि दूसरी फाइल में नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब मैंने डेटा रिडंडेंसी किया था, यार मेरा डेटा इस फाइल में भी है, इस फाइल में भी है, ठीक है, अब ये तो रिडंडेंट हो गया। ठीक है, अब लेकिन मैं अगर इस एक फाइल में चेंज करती हूँ तो वही चेंज दूसरी फाइल में भी तो होना चाहिए ना। अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, अब देखो जैसे ये मेरा एग्जांपल है, क्या है ये, एक एम्प्लॉय डिटेल्स है, मैंने एक अपना वर्ड में बनाया है। क्या है ये, एम्प्लॉय आईडी है, इसमें एम्प्लॉय का नेम है, सिटी है, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे दिख रही हैं कि यार देखो 101, 102, ये सारी इसकी क्या है, एम्प्लॉय आईडीज है, उनके एम्प्लॉयज के नेम है, ठीक है, सिटी है इसमें इंक्लूड, और डिपार्टमेंट नेम है, और सैलरी है। ये सारी चीजें मैंने इसमें डेटा में रखी हुई है, फाइल में रखी हुई है। अब देखो अब क्या होता है, अब मैंने क्या किया, डेटा रिडंडेंसी सबसे पहले समझाऊंगी आपको। डेटा रिडंडेंसी में क्या होगा, अब जैसे मैं क्या करती हूँ, एक यहाँ पे रो इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, अब जैसे मैंने ये रो इंसर्ट करी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 101, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी कितनी होनी चाहिए यार, एक इंसान को जैसे 101 मिल गया है तो क्या आपको लगता है कि दूसरे इंसान को मिलना चाहिए 101? यार आईडी तो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए ना। लेकिन अगर मैं फाइल सिस्टम में यही काम करूंगी तो ये हम इजीली हो जाएगा, बट ये क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दूं ABCD, ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिटी डाल दूं, डिपार्टमेंट नेम डाल दूं, सैलरी डाल दूं, और उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है 101, और क्या हो रहा है आलिया शर्मा, उसका भी क्या हो रहा है 101, तो दैट विल गो इनटू दी रिडंडेंसी स्टेट। क्या हो रहा है, हमारा डेटा रिडंडेंट हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा कोई काम हो नहीं रहा है। अब जैसे अब जब मैं 101 का डेटा फैच करने जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्या वो मिलेगा, आलिया दूं या ABCD वाला दूं, क्या दूं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, हमारा डेटा रिडंडेंसी हो जा रहा है। अब इनकंसिस्टेंसी कैसा होता है, देखो अब जैसे मैंने क्या किया, देखो इसको डिलीट कर देते हैं हम। हाँ, अब देखो जैसे मैंने क्या किया, अब ये कंप्यूटर साइंस को क्या किया, कंप्यूटर साइंस को मैंने क्या कर दिया, CS कर दिया, ठीक है। अब CS कितनी जगह, मेरा एक यहाँ पे दिख रहा है
और एक देखो 109 में भी हमारे पास CS दिखाई दे रहा है, ठीक है, दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहीं एक डिपार्टमेंट में CS का, कंप्यूटर साइंस का नाम CS रख देती हूँ तो ये क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना सारे में। मतलब अगर मैंने कंप्यूटर साइंस का CS बना दिया है तो जहां जहां कंप्यूटर साइंस लिखा है वो जो मैंने किया है तो उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, सारी चीजों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो भी मैंने चेंजेस किए हैं। बट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। अब देखो फाइल सिस्टम में डेटा को एक्सेस करने में कैसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यही वाला हमारा जो चल रहा था, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, मेरा ये फाइल सिस्टम है, मैंने वर्ड में अपनी बढ़िया फाइल बना के रखी है। अब मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट दैट डेटा, ठीक है, आई वॉन्ट दैट नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए है जिसकी सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 60,000 है, ठीक है। अगर मैं ये चीज फाइल सिस्टम में करने बैठ गई, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर जगह जाके देखना पड़ेगा, अरे ये 50,000 है, अरे ये 60,000 से ज्यादा है क्या, 40,000 से ज्यादा है, 60,000 से ज्यादा है क्या। फिर ऐसे क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ेगी फाइल सिस्टम में। बट अगर डेटाबेस की बात करूं तो मैं एक क्वेरी लिखूंगी, डायरेक्ट मुझे एम्प्लॉय का नाम निकल के आ जाएगा कि यार इसकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है। जैसे 60,000 से ज्यादा वाले हमारे पास एक जैसे ये दिख रहे हैं, राम मेहता 110 में, ठीक है। 110 में आप देखेंगे, ये देखिए 110 में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है राम मेहता जिसकी सैलरी 65,000 है। लेकिन ये तो सिर्फ 10 है, 10 रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। अगर ऐसे ही आपके पास 100-200 रिकॉर्ड्स हो गए तो क्या आप एक एक को चेक करते रहोगे फाइल सिस्टम में बैठ के, नहीं ना, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। हम फाइल सिस्टम में ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यही बात आती है हमारी DBMS की, तो DBMS में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक क्वेरी लिखनी है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट जनरेट होके आ जाएगा कि यार राम मेहता एक है एम्प्लॉय जिसका सैलरी 60,000 से ग्रेटर देन है, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने ये फाइल है, ठीक है। अब मेरी ये फाइल मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है, किसी, जैसे ये C ड्राइव में रखी है, मैंने इसी की कॉपी D ड्राइव में बना दी। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें कुछ भी चेंजेस करती हूँ, या तो मैं कुछ और रिकॉर्ड्स एंटर करती हूँ, ठीक है, इसमें और भी रिकॉर्ड्स डालती हूँ। अब क्या होगा, मैं अगर C ड्राइव में जो रखी मेरे पास फाइल है, अगर मैं उसमें कुछ अपडेट करूंगी तो क्या वो D ड्राइव में जो फाइल रखी है वो उसमें अपडेट हो जाएगा अपने आप? नहीं हो पाएगा भैया, इसी में होगा सिर्फ। लेकिन अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वो होता है सेंट्रलाइज्ड। DBMS जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। अगर हम एक जगह कहीं भी चेंज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हर जगह चेंज अगर हो जाएगा, हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा जो भी चेंजेस हम करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारी एक्सेसिंग वाली, ठीक है। ये इसमें किसमें होती है, हमारी फाइल सिस्टम में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमारा डेटा आइसोलेशन। अब डेटा आइसोलेशन क्या होता है ये हम समझते हैं। देखो हमारा डेटाबेस है, ठीक है। अब उसमें कोई एक ही प्रोग्रामर थोड़ी ना वर्क करेगा यार, 2-4 प्रोग्रामर तो एटलीस्ट वर्क करेंगे ना। अब देखो अगर फाइल सिस्टम है हमारा तो ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामर्स हैं। अब वो क्या होगा, डिफरेंट फाइल्स में वर्क करेंगे, ठीक है, डिफरेंट फाइल्स में वर्क करेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, डिफरेंट फाइल्स में वर्क करेंगे, डिफरेंट टाइप की फाइल्स में, और उसका क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। अब देखो अगर फाइल सिस्टम की बात करूं तो कुछ होंगे जो किसका यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे, कुछ होंगे एक्सेल बना देंगे, एक्सेल में बना देंगे, कुछ होंगे CSV फाइल बना देंगे, कौन सी कॉमा सेपरेटेड फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली जो फाइल होती है, कुछ होंगे कुछ और यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। और वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह अपडेट करेंगे, कोई भी चीज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो फाइल में वो हो पाएगा क्या, हमारा कोई भी कंसिस्टेंसी अगर हो पाएगी क्या। अगर मैं एक जगह चेंज करूंगी, कोई एक प्रोग्रामर एक जगह चेंज करेगा तो वो सब जगह रिफ्लेक्ट होगा क्या, नहीं। बट अगर हम DBMS में आते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोग्रामर एक जगह चेंज कर रहा है ना तो वो पूरे डेटाबेस में ही चेंज हो जाता है। मतलब अगर एक जगह कोई मैंने चीज अपडेट करी, लाइक मैं अभी एग्जांपल ले रही थी आपको
कि अगर मैंने किसी की सैलरी अपडेट करी, या तो बोल लो किसी का डिपार्टमेंट अपडेट किया, जैसे कंप्यूटर साइंस लिखा था उसको मैंने सिर्फ CS कर दिया, तो क्या होगा, डेटाबेस में जहां जहां कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है उस डिपार्टमेंट कॉलम में उसका अपडेट होके क्या हो जाएगा, CS बन जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस अकर होने चाहिए। ये सेंट्रलाइज्ड होता है DBMS, बट फाइल सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं होता है, सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। अब देखो इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या है। अब देखो जैसे कि ये डेटा है, अब मैंने क्या किया, ये 105 में, ठीक है, अब देखो आईडी है, आईडी क्या होनी चाहिए, नंबर में होनी चाहिए। तो फाइल सिस्टम आपको ये अलाउ करना चाहिए ना कि यार ये नंबर वाला है तो मैं इसमें अल्फाबेट्स ना लिख पाऊं। ठीक है, अल्फाबेट्स ना लिख पाऊं, सिर्फ नंबर ही लिख पाऊं, या तो अगर कोई मोबाइल नंबर, मैंने जैसे बोला अगर मैं मोबाइल नंबर लिख रही हूं तो उसमें कोई अल्फाबेट एंटर ना कर पाए, वो परमिट ही ना करने दे। बट ऐसा तो फाइल सिस्टम में नहीं होता है, हम ऐसे भी कुछ भी लिख दें, इट डजंट वर्क, है ना। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रेंट लगाना। ठीक है, ये क्या था हमारा 105, कंस्ट्रेंट लगाना। कंस्ट्रेंट लगाना मतलब कि अगर मैं बोल रही हूं कि किसी कॉलम में सिर्फ नंबर से एंटर कर पाए तो सिर्फ नंबर ही परमिट होना चाहिए, अगर कोई अदरवाइज कोई डेटा कुछ भी एंटर कर रहा है तो वो हो ही ना पाए। ठीक है, वो अलाउड ही ना हो। ठीक है, अब जैसे कि अब मैं चाहती हूं कि ये जो सैलरी वाला कॉलम है, ठीक है, अब ये जो सैलरी वाला कॉलम है इसमें मैं चाहती हूं कि 30,000 से कम सैलरी एंटर ही ना हो। ठीक है, मैंने अपनी जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स बनाई है इसमें सैलरी वाला कॉलम बनाया, मैं चाहती हूँ इसमें एक कंस्ट्रेंट कि ये जो सैलरी वाला कॉलम है अगर कोई एंटर कर रहा है कि इसमें 30,000 से कम वाली सैलरी, तो वो एंटर ही ना हो, परमिशन ही ना मिले। तो ये कंस्ट्रेंट क्या मैं फाइल सिस्टम में लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम। बट अगर हम DBMS की बात करें तो हम हर एक कॉलम, हर एक चीज पे हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि यार हम क्या चाहते हैं, हम अपने डेटाबेस से क्या चाहते हैं कि वो किस टाइप की वैल्यूज ले अपने अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये वाली चीज जो होती है फाइल सिस्टम में नहीं होती, बट DBMS हमको कंस्ट्रेंट अलाउ करता है, कंस्ट्रेंट लगाना अलाउ करता है, न्यू कंस्ट्रेंट ऐड करना अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। नाउ वी आर कमिंग टू द एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देखो अब एटॉमिसिटी मतलब होता है ऑल और नन। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, ऑल और नन। अगर कोई चीज हो रही है तो वो पूरी हो या तो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज अगर हो रही है तो पूरी हो या तो बिल्कुल भी ना हो। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे कि आपका एक अकाउंट है, ठीक है, जिसमें कि आपके हैं 1000 रुपीज। ठीक है, जिसमें कि आपके हैं 1000 रुपीज, आपका नाम है A, आपका कोई फ्रेंड है B जिसके अकाउंट में है 500 रुपीज। कितने हैं, 500 रुपीज हैं। A के पास 1000 रुपीज है, B के पास 500 रुपीज है। अब क्या होता है, देखो A ने क्या किया, इस बंदे को जो B वाला है उसको क्या किया, 500 रुपए उसको उधार दे दिए। क्या किए उसने, 500 रुपए दे दिए। ठीक है, अब इसके अकाउंट में कितने बचे, 500 बचे। ठीक है, अब इसके अकाउंट में कितने बचे, 1000 हो गए। देखो 1000 में से 500 माइनस किया तो कितने हो गए, यहाँ पे 500 हो गए। लेकिन 500 में यहाँ पे कितने जुड़ गए, 500 जुड़ गए, तो ये कितने हो गए, 1000, और ये कितना बन गया, A के पास 500। ठीक है, अब देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं इसका ऐड करूं 1000 और B वाले के पास कितने रुपए थे पहले, 500 रुपए। ठीक है, देखो 1000 प्लस 500, क्या मैं कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर A के पास 1000 रुपीज है पहले और B के पास 500 रुपीज है पहले, अगर मैं इसका ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 1500 टोटल। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना है, 1500। तो अगर मैं इस A ने अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है B के साथ, क्या होता है, अगर A ने ट्रांजैक्शन किया, उसने B को कुछ पैसे दिए, कितने दिए, 500 रुपीज दिए, तो क्या हुए, अगर A वाले के अकाउंट में 1000 रुपीज थे तो 500 रुपीज उसमें से माइनस हो गए, तो A के अकाउंट में अब बचे 500, B के अकाउंट में कितने ऐड हो गए, 1000। नाउ इफ वी ऐड अगेन द वैल्यू ऑफ दीज टू अकाउंट्स, देखो अब यहाँ पे B के पास कितने हैं, 1000, अब A के पास कितने हैं, 500। ठीक है, अब मैं इसका अगर एडिशन करूंगी तो भी क्या वैल्यू आएगी, 1500 आएगी। मतलब कि पहले भी
चेंज नहीं हुआ, पहले कितनी वैल्यू थी 1500 थी, आफ्टर ट्रांजेक्शन द वैल्यू रिमेन्स एग्जैक्टली विच इज बिफोर। ठीक है, पहले जो वैल्यू थी अभी भी वही वैल्यू होना चाहिए, दैट इज एटॉमिसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ए के पास से कोई भी वैल्यू कम हुई तो बी के पास बढ़ेगी। ठीक है, और उतनी ही बढ़ेगी जितना उनका सम है। ठीक है, वो सम रिमेन्स कांस्टेंट, उतना ही रहना चाहिए। अगर दो लोगों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है तो उन दोनों के बीच में वैल्यूज कांस्टेंट होनी चाहिए, पहले भी एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम कैसे होती है, अब देखो जैसे कि अब ये ए का था अकाउंट और एक ये बी का अकाउंट था। ठीक है, अब इसके में मैंने बताया कि आप इसमें 1000 रुपीज थे और इसमें 500 रुपीज थे। अब इसने क्या किया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, ए ने क्या किया, 500 रुपए ठीक है भेजना चाहा। अब इसके अकाउंट में से क्या हुआ, 500 रुपए कट गए। अब इसके अकाउंट में कितने बचे, 500 ही बचे, ए के पास 500 बचे। लेकिन ये जो 500 रुपए इसने भेजे ना, इसको मिले ही नहीं, इसको मिले ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब तो इसके पैसे कट गए भैया, लेकिन अगर हमारे बैंक, जैसे हम एटीएम में डालते हैं, अगर हमारा कभी कभी क्या क्या कहते हैं, हमारे पैसे कट जाते हैं, पैसे है ना अटक जाते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में भी कम शो होता है। जैसे कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, मैंने 5,000 रुपए निकाले, है ना, 5,000 रुपए निकालना चाहा, लेकिन ना पैसे ना फंस गए, मशीन में फंस गए, ऐसा होता है ना कभी कभी। और आपके अकाउंट में कितने दिखा रहे, 5,000, भैया मेरे अकाउंट में 10,000 थे, मेरे अकाउंट में 5,000 दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे पैसे मिले ही नहीं। लेकिन तो कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद क्या होता है, वो अकाउंट में फिर से 10,000 शो करने लगता है ना, होने लगता है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, डीबीएमएस का। यहाँ पे ऐसे ही होगा, जैसे कि अगर पहले इनका सम कितना था, 1500 था, तो बाद में भी अगर इसका सम 1500 नहीं हो रहा है, देखो अभी भी 500 इसका अकाउंट में, ए के अकाउंट में 500 होगा, बी के अकाउंट में अभी भी 500 है। अब ये क्या करेगा, डीबीएमएस क्या करेगा, इनको फिर से सम करेगा, कितना आ रहा है 1000, लेकिन ये किसके इक्वल है, क्या 1500 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये पीछे चला जाएगा, फिर से वो उसके वैल्यू क्या कर देगा, 1000 बना देगा, फिर से जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था 1000 बना देगा, और इसकी 5000, मतलब जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था सीधे फिर से उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो ये चीजें किस में हो सकती है, डीबीएमएस में हो सकती है। फाइल सिस्टम में ये चीज करना पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स व्हाई वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज द एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम। अब कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम क्या होती है, कंकरेंसी क्या होती है, देखो जब भी हम जैसे कि हमने गूगल में सर्च किया, ठीक है, अब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग google.com सर्च कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहा है ना, तो ये क्या है, कंकरेंसी है, मतलब एक ही टाइम में सेम डेटा को एक्सेस करना, दैट इज कंकरेंसी। ठीक है, अब कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम क्या होती है, जो फाइल सिस्टम में अकर होती है, जो कि डीबीएमएस में नहीं अकर होती है, ये हम समझ लेते हैं। देखो अगर आप और आपके पार्टनर का कोई ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट है, अब उसमें है 1000 रुपीज, ठीक है, एक है आप ए और एक है आपका पार्टनर बी, और आपका ये शेयरेबल अकाउंट है 1000। अब इसने क्या किया, इसने सबसे पहले रीड किया कितना अकाउंट में पैसे कितने दिखा रहे थे, 1000। ठीक है, अब उसी टाइम पे बी आया, बी ने भी रीड किया 1000, कर लिया, रीड हो गया। अब ये क्या कर रहा है, रीड करने के बाद ये राइट कर रहा है, राइट क्या कर रहा है, अब 1000 में से इसने सपोज 200 रुपीज निकाल लिए, 1000 माइनस 200, तो इसने क्या, और फिर राइट कर दी ए की वैल्यू कितना, मतलब ये अकाउंट में कितने पैसे बचे, अब यहाँ पे 800 रुपए, ऐसा कर दिया। लेकिन सेम टाइम पे अब बी ने क्या किया था, बी ने रीड क्या करा था 1000, सेम ही टाइम पे बी ने रीड किया था 1000। अब इसने क्या किया, 1000 में से, यहाँ पे राइट करना है वो, 1000 में से सपोज इसने 500 रुपीज माइनस कर दिए। ठीक है, अब इसने क्या किया, 500 रुपए निकाल लिए। अब इसने क्या किया, अब ये कितनी वैल्यू राइट करके जाएगा, 500, लेकिन अकाउंट में से पैसे कितने निकले, अकाउंट में से यहाँ से इसने 200 निकाले, यहाँ से इसने 500 निकाले, तो कितने हो गए, 700 हो गए। 700 अगर इसमें से मैं माइनस करूं तो कितने बच रहे हैं, 300। अकाउंट में कितने बचने चाहिए, 300 बचने चाहिए कि नहीं। लेकिन सेम टाइम पे क्या हो रहा है, ये 800 लिख रहा है वैल्यू, ये लिख रहा है 500 लिख रहा है, इज इट पॉसिबल,
नहीं है ना पॉसिबल, ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी डेटाबेस में, तो ये होती है हमारी कंकरेंट एक्सेस वाली प्रॉब्लम। अगर सेम टाइम पे कोई भी डेटा यूज किया जा रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, कंकरेंसी प्रॉब्लम अगर नहीं होनी चाहिए। सेम टाइम पे अगर कोई डेटा एक्सेस कर रहा है तो अगर ए ट्रांजेक्शन कर रहा है तो बी वाला जो है उसको वही वैल्यू दिखनी चाहिए जो ए ने अपडेट करी है, या तो बी वाला अगर एक्सेस कर रहा है तो ए को वही वैल्यू दिखनी चाहिए जो बी ने अपडेट करी है, मतलब सेम होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है, ऐसा इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन फाइल सिस्टम। ओके, बट ये डेटाबेस सिस्टम में नहीं होती है। ये कैसे नहीं होती है, हम ट्रांजेक्शन वाला जो यूनिट है ना उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है, देखो सिक्योरिटी प्रॉब्लम अब क्या होता है। अब जैसे कि मेरे पास जो फाइल है, अभी मैंने आपको वर्ड की फाइल बताई, देखो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होती है ऑथेंटिकेशन एंड नेक्स्ट होती है हमारे पास ऑथोराइजेशन। अब जैसे कि ये मेरी फाइल थी, ठीक है, अब मुझे क्या करना है। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ये फाइल है, ये मैं चाहती हूँ कि ये जो फाइल है ना उसको कोई और बंदा यूज ना कर पाए, लेकिन जिसके पास पासवर्ड होगा वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें ये जो फाइल रहती है इसमें सिक्योरिटी लगा देते हैं ना हम लोग, तो सिक्योरिटी लगा दी तो अब क्या होगा, जो भी इंसान को पासवर्ड पता रहेगा वो फाइल ये खोल पाएगा, तो ये तो अलाउड है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब ये होता है कि यार लॉगिन हो जाना चाहिए, जैसे उसने लॉगिन पासवर्ड डाला अपना तो लॉगिन हो गया। बट अब मैं चाहती हूँ कि ये जो सैलरी वाला पार्ट है ना, ये सैलरी वाला पार्ट है ना, ये ना एम्प्लॉय को ना दिखे, एम्प्लॉय को ना दिखे। अगर कोई एम्प्लॉय आके ये चीज एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको ना ये सैलरी वाला जो कॉलम है ना उसको नहीं दिखे, उसको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दिखे, एम्प्लॉय नेम दिखे, सिटी दिखे और डिपार्टमेंट नेम दिखे। तो ये क्या मैं फाइल सिस्टम में कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अलाउड ही नहीं करता। लेकिन अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं, अगर मैं चाहती हूँ है ना कि जो एडमिन वाला बंदा है, जो एडमिन है जिसको सारा डेटाबेस दिखना चाहिए, ठीक है, तो उसको ना सारी डिटेल्स दिखे, लेकिन जो कस्टमर है ना वो सिर्फ ना प्रोडक्ट की डिटेल्स देख पाए, है ना, उसमें वो क्या प्रोडक्ट है, उसकी उसमें मतलब वो कितने रुपए का है, हर चीज ये सब देख पाए, लेकिन बाकी चीजें ना देख पाए, ठीक है, जो भी मेन चीजें हैं वो ना देख पाए, जो एडमिन की है वो सारी चीजें ना देख पाए, मतलब उसने कितना, वो जो कंपनी है वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, ये सारी चीजें वो ना देख पाए। तो मैं क्या करती हूँ, व्यू लेवल लगाती हूँ। तो इसमें ना डीबीएमएस में अलग अलग व्यूज होते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि मैं ना ये दूसरी चीजें नहीं कर पाती। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर यार वो जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो हमारा कॉस्ट है लाइक 5000 है, मैं चाहती हूँ कि उसका कॉस्ट ना मैं जाके अपने उस वेबसाइट पे जाके ना 1999 कर दूं, ऐसे कर दूं। तो क्या मैं कर सकती हूँ यार, वो आपको एक्सेस ही नहीं मिला है तो आप कैसे कर सकते हो? तो ये किस में पॉसिबल है? ये डीबीएमएस में पॉसिबल है। ये आपको फाइल सिस्टम में नहीं मिलेगा। आपको अगर पासवर्ड मिल गया तो आप खोलो, जो भी अपडेट करना है करो, लेकिन डीबीएमएस ऐसा अलाउ नहीं करता। जिसको जो एक्सेस मिला है वो वही काम कर पाएगा। ओके, सो दिस इज द सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फाइल सिस्टम। ओके, so these are all the problems in file system, that's why we use DBMS database management system। so आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं guys। so next क्लास में हम लोग देखेंगे what are the view levels, what is schema, ये सारी चीजें, and 2 tier 3 tier architecture, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं guys, थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन so that you can never miss any update। Thank you so much, bye bye।